हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे सारे आइटम्स जुड़ते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। अब कई कई तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हो परमानेंटली, जैसे NaCl में देखा जाता है, ठीक है, AgNO3 में देखा जाता है, ठीक है। अब दूसरे तरह का बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, 4 शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल ये तो हम 10th से पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी आइटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी ऑर्बिट में तो वो कम्प्लीटली स्टेबल होता है। जैसे जितनी भी नोबल गैसेज होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब स्टेबल होते हैं बिकॉज उनके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी एटम्स होते हैं यूनिवर्स के वो सब ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, वो सब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। तो इसलिए वो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था कि 2 आयन्स के बीच में बॉन्ड होता है। एक आयन होता है कटायन जो पॉजिटिव आयन होता है जो मेटल्स बनाते हैं, और दूसरा नॉन मेटल बनाता है अनायन। उन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे? जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ताकि वो कटायन बना सके। तो जो एनर्जी हम देते हैं ताकि मेटल वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, जो पॉजिटिव होती है, मतलब कि हम एनर्जी दे रहे तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और फिर जो अनायन बनाने के लिए जो हमारे पास नॉन मेटल होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब हम नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन रख लेता है और एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एनर्जी एंथैल्पी से, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है रिएक्शन की वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन होता है। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बॉन्ड माना जाता है बिकॉज इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जितनी एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ओके। बिकॉज एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं वो तब भी स्टेबल है, कुछ ऐसे आइटम हैं जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं है वो तब भी स्टेबल है। हमने पढ़ा था कि जो नोबल गैसेज होती है वो स्टेबल होते हैं लेकिन वो फिर भी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे एक्सी जो है वो फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी ऑर्बिट में तो बस वो स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई ऐसे आइटम्स हैं हमारी दुनिया में, ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी वो स्टेबल है, ठीक है। जैसे जिनके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल है, ठीक है। तो इसके बाद और भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? 2 बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस, ये सारे देख लेना किस पे डिपेंड करते हैं। फिर बॉन्ड एंथैल्पी, किसी एक बॉन्ड को, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी होती है, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अगर H2 की बात करें तो H और H के बीच में 1 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल में आपकी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए पहला आप देखोगे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। दूसरा क्राइटेरिया होता है उसके लोन पेयर, देखो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना रिपल्शन होगा तो उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तीसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम, जितना सेंट्रल आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो उतना हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फिर लैटिस एंथैल्पी मैंने आपको बताया था। लैटिस एंथैल्पी मतलब कि एक मोल आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। और लैटिस एंथैल्पी देने के बाद जो हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो गैशियस आयन्स एमिट करता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर का होता है, जो वो आयन्स एमिट करता है वो गैशियस नेचर का होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यही पे हर बार पूछता है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मॉलिक्यूल जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 हो गया। N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 है। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं ना। कार्बन के पास कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास 8, तो 6 प्लस 8 14। तो N2 और CO ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। पोलैरिटी आपको पता है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर बॉन्ड जिनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे BF2 में आप देख रहे हो डायपोल मोमेंट दोनों के कैंसिल हो गए तो नॉन पोलर हो गया। BF3 में आप देख रहे हो कि BF3 जो होता है ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ जाता है, तो ये फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये फ्लोरीन की तरफ जाएगा, तो ये आखिरी में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो अगेन नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। बट अगर मैं NH3 और NF3 की बात करूँ तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है।
अगर आप देखोगे ये वाला डायपोल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ जाता है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की तरफ ये तीनों जाएंगे। और हमेशा याद रखना कि जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा लोन पेयर की तरफ जाता है। तो आप देख रहे हो इसके पास एक बहुत बड़ा नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है, तो ये पोलर हो गया। एक क्वेश्चन हर बार जेईई में आता है कि NH3 ज़्यादा पोलर क्यों NF3 से, बिकॉज आप देख रहे हो कि NF3 में जो फ्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर कैंसिल कर रहा है, बट NH3 में जितने भी डायपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। फजान रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर भी थोड़ा कोवलेंट नेचर हो सकता है, ठीक है। अब उसके कुछ क्राइटेरिया, पहला है साइज ऑफ कटायन, जितना छोटा कटायन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट नेचर होगा, जितना बड़ा अनायन होगा उतना कोवलेंट नेचर होगा, जितना ज़्यादा चार्ज अनायन और कटायन के ऊपर होगा उतना ज़्यादा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। जो आपके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे Ag+ के पास, Cu+ के पास होती है, Au+ के पास होती है, Cd2+, Adm2+, Hg2+, ये सारी नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि एक एटम जो है, अब अगर एक एटम को अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए उसे अपने ऑर्बिटल्स जो है खाली करने पड़ते हैं ताकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख सके और शेयर कर सके। तो वो एटम जो है वो कितने ऑर्बिटल खाली करेगा जिससे वो दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, उस नंबर को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जितने भी ऑर्बिटल्स वो खाली करेगा उनका एनर्जी लेवल जो है सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं, sp2, sp3d, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 होती है तो उसे हम sp बोलेंगे, मतलब कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 होती है तो हम बोलेंगे एक s और 2 p, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अगर 5 हुई तो sp3d, d मतलब कि d ऑर्बिटल आ गया। 6 होगी तो sp3d2, 7 होगी तो sp3d3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग का बताया है। देखो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जो मेनली जो कोवलेंट बॉन्ड बनने का जो रीज़न है वो है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता है sp d f ये सब होते हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जब ऐसे ओवरलैपिंग होते हैं उसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सर से सर ओवरलैप हो रहा है, इसे हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड ओवरलैपिंग, ये साइड से ओवरलैप होता है, ठीक है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर ऐसे हम आपका लेटरल ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, उसको हम कहते हैं, उससे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एक और चीज़, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में आप देख रहे हो हेड ऑन ओवरलैपिंग में ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो पाती है। बट यहाँ पे कहते हैं इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग पे हैं जिससे पाई बॉन्ड बनता है, उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ठीक से ओवरलैप नहीं हो पाए एक दूसरे के ऑर्बिटल्स में, तो ये थोड़ा वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इसके बाद आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एस एस के बीच में होता है, एस और पी जेड। पी ऑर्बिटल्स के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई, एक पी जेड। जेड मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, और पी जेड और पी जेड के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पी एक्स और पी एक्स के बीच में, पी वाई के बीच में, ठीक है। अच्छा, पी एक्स पी वाई आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज दोनों का फिर डायरेक्शन अलग हो जाता है। वही दोनों ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं जो 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 एक डायरेक्शन में हो, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला याद रखना, सिंपली हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट में जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस करना है। ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन 1 आया, 2 आया, 3 आया, उस हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन बता देना। यहाँ पे एंगल भी लिख रखे हैं, 180 डिग्री होता है SP के लिए, 120 होता है SP2 के लिए, और 109.5 होता है SP3 के लिए, ठीक है। अब आपको ज्योमेट्री और शेप भी याद रखनी है। एक एग्जांपल दो आपको SF6 का, इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और मोनोवैलेंट आइटम कितने उसके पास, 6, फ्लोरीन 6, तो 6 + 6 12, 12/2 6, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन 6 होगा, यानी कि sp3d2 में कह सकते हो। मतलब कि SF6 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक s ऑर्बिटल लेंगे, 3 p लेंगे और 2 d ऑर्बिटल लेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अब आपको ज्योमेट्री देखनी है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आई, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 आई तो लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन 3 आई तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, हाइब्रिडाइजेशन 4 आई तो टेट्राहेड्रल होगा, 5 आई तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये थी ज्योमेट्री। अब शेप भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल जब है SO2, तो SO2 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 6, तो कितनी हो गई,
इसके पास कोई मोनोवैलेंट आइटम तो है नहीं, तो 6/2 कितना हो गया 3, इसका हाइब्रिडेशन 3 है, लेकिन इसके पास आइटम्स कितने हैं 2 है। 3 अगर देखो 3 था हाइब्रिडेशन तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल प्लेनर, बट ये बॉन्ड तो सिर्फ 2 आइटम के साथ बना रहा है ना, तो बचा हुआ एक बॉन्ड लोन पेयर ले गया। तो शेप के अंदर हम क्या करते हैं, लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेथड से या फिर ज्योमेट्री मेथड से हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर गिनते हैं। बट जब हम शेप की बात करते हैं, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड वाले देखते हैं। तो 3 में से अगर 2 बॉन्ड है तो ये शेप कैसे हो गई, बेंट हो गई। 4 में से 3 बॉन्ड है तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अगर 4 हाइब्रिडेशन है जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, जैसे H2O के केस में होता है तो बेंट हो गया। 4 और 1 के केस में सीसॉ हो गया। 3 2 के केस में टी शेप हो गया। 5 1 के केस में स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और 4 2 के केस में स्क्वायर प्लेनर हो गया। जैसे आपको H2O का एग्जांपल दूँ तो H2O के अंदर आप देख सकते हो जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन निकालूँ तो हाफ इंटू इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो कितने हो गए, हाइब्रिडेशन 4 हो गई। मतलब के पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर आने चाहिए थे कुछ ऐसे, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है तो बाकी 2 लोन पेयर ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 4 है, 4 होने चाहिए थे और 2 है, तो ये बेंड शेप हो गया। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर मैं ट्राइगोनल पिरामिडल की बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है। ये एक ऊपर एक नीचे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। अगर मैं कहूँ कि 3 बॉन्ड है, अगर मैं कहूँ 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो बाकी 2 क्या लग जाएगा, लोन पेयर। ज्योमेट्री की बात करूँगा तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड हो जाएगा, पर अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा, बिकॉज बाकी 2 लोन पेयर हम शेप में गिनते नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको ज्योमेट्री और शेप का एक्सप्लेन कर दिया, फंडा क्या होता है। शेप में हम लोन पेयर को नहीं गिनते, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं विस्पर थ्योरी। हमें कहते हैं कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। इसके अलावा आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पेपर में आता है, इसकी मदद से आप आयनिक करेक्टर बता सकते हो एक डायपोल के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड अपॉन डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100। आपको पता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है HCl, तो चार्ज आप लोगे 1.6 × 10⁻⁻19, और जो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, शायद एमस्ट्रॉम में दे रखा होगा, उसका आप मीटर में करोगे तो उसके बाद आपके पास डायपोल मोमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक डायपोल मोमेंट मेंशन होगा, तो आप उसको डिवाइड करोगे जो आपने डायपोल मोमेंट निकाला उससे, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आयनिक करेक्टर आ जाएगा। अब आती है MOT। ठीक है, MOT जो हमने पहले करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया हाइब्रिडेशन क्या होता है, शेप ज्योमेट्री ये सब बताया। अब हम MOT पे आ गए। अभी हमने सीखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कैसे ओवरलैप पे करते हैं। अगर सीधा हो गए तो सिग्मा, अगर ऐसे साइड वाइज हो तो पाई। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो पाई बॉन्ड बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब कि जितने भी जब हम सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला देते हैं तो एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपस में कैसे बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर 2 ऑर्बिटल सेम फेज में बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोल रहे हैं, बिकॉज इससे आपका बन रहा है बॉन्ड इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बट जब 2 ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट फेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। इससे हमारा जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। वो पाई के साथ भी बना सकता है, वो पी ऑर्बिटल के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, वो अपने साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है, एक मिनट, ये हमारा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, बिकॉज दोनों सेम फेस के प्लस प्लस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एस ऑर्बिटल है प्लस है और ये पी ऑर्बिटल माइनस का, तो प्लस माइनस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो गया। ठीक है, बिकॉज ये दोनों अपोजिट फेस में और रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। और ये क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये स्टेबल कम होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। और जैसे आप कोई भी जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी एनर्जी कम हो गई। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना था। अगर किसी मॉलिक्यूल की पास इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, 14 से कम है, 14 के इक्वल है, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगी। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाली, जैसे O2 है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगी। अगर मैं आपको बोलूँ N2 प्लस के पास कितने हो गए,
13 इलेक्ट्रॉन, तो वो नीचे वाली फॉलो करेगी। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला फॉलो करेगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर इसके पास 14 से कम हुए, 14 के इक्वल हुए, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। स्टार स्टार डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग को, और अगर स्टार नहीं लगाया तो बॉन्डिंग है। ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2 by x इक्वल टू पाई 2 भी है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो इस केस में पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 वी वाई वाला पहले आ जाएगा, सॉरी वो बाद में आ जाएगा, सिग्मा 2 पी जेड पहले आ जाएगा। अगर के पास 14 है, 14 से कम है, तो उसके पास तो सिग्मा 2 पी जेड बाद में आएगा, पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 पी वाई पहले आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 पी वाई ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी फिल होते हैं। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर सिग्मा 2s की उससे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ होती है। ठीक है, तो पाई 2 एक्स इक्वल टू पाई 2 है, तो पाई 2 पी एक्स और पाई 2 वाई इन दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम दोनों को साथ में लिखते हैं। और लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे N2+ की फिलिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, N2+ के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे करनी चाहिए, अच्छा यहीं पे कर रहा हूँ। N2+ के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12 और फिर 13। समझ गए। तो पाई 2 पे एक्स इक्वल टू पाई 2 भी मैं आप सीधा दो दो नहीं लिखोगे, पहले इसका 1 फिर इसका 1 फिर अगला वाला फिर इसका, ऐसे करना है। और बॉन्ड निकालने का ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन ये कोवलेंट से थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, देखो 3 आइटम होते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, सिर्फ इन तीनों आइटम के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेबल होता है। अगर हाइड्रोजन इन तीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर कोई बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ ओ नाइट्रोफिनॉल की, तो ओ नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है और 2 ऑक्सीजन होता है, NO2 होता है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। अगर मैं HF की बात करूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच में होता है, जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन होता है, इससे आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपको इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे HF के बीच में आप देख रहे हो कि HF का एक मॉलिक्यूल है, फिर HF का एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के H और F के बीच में बॉन्ड है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ओ नाइट्रोफिनॉल मैंने आपको बताया कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर H और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H3BO3 के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। हमने सारा कुछ सीख लिया। ओके, अगले चैप्टर के साथ मिलने के बाद।